25 अगस्त 2022 की सुबह मुंबई की अंधेरी की रहने वाली 15 साल की वंशिता राठौड़ स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है। मगर 26 अगस्त को वंशिता की लाश नागर रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़े से सूटकेस में मिलती है। उसका जिस्म कंबल में लपेटा हुआ था, शरीर पर चाकुओं के वार के निशान थे। तो आखिरकार वंशिता की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस जांच शुरू करती है। मुंबई पुलिस की 10 टीमों का गठन किया जाता है। साथ में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम भी इस केस को सोल्व करने में लग जाती है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तब जाकर कातिल का पता लगता है। तो आखिरकार ये कातिल कौन था? उसने 15 साल की वंशिता की हत्या क्यों कर दी थी? यह सख्त अपराधी पुलिस को हफ्ते भर तक चकमा देने में कैसे कामयाब रहा, और आखिरकार पुलिस इसे कैसे पकड़ पाई? चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना मुंबई के अंधेरी की है। कहानी की शुरुआत रोज की तरह वंशिता के स्कूल जाने से होती है। अमूमन वंशिता स्कूल से शाम तक घर वापस लौट आती है, मगर 25 अगस्त को देर शाम तक वापस नहीं आती। जब घर वाले वंशिता को फोन करने का प्रयास करते हैं तो उसका मोबाइल जो होता है वो स्विच ऑफ आता है। कुछ दोस्तों से फोन करके वंशिता के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि जो वंशिता तो स्कूल ही नहीं गई। जब परिवार वालों को यह बात पता चलती है कि वंशिता स्कूल नहीं गई तो वह और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अपने लेवल से जितने जो प्रयास कर सकते थे वो वंशिता का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कि परिवार वाले लड़की का पता नहीं लगा पाते, तो वे अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को शाम के 3:30 पे पुलिस को पास के ही नागर रेलवे स्टेशन की रेलवे ट्रैक के पास एक लावारिस बैग मिलता है। और उस बैग के अंदर जब पुलिस उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के शरीर पर गहरे जख्म के निशान मिलते हैं। जिस बैग में लड़की की लाश मिली थी उसमें एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिलती है। स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से 1 घंटे के अंदर पुलिस वाले पता लगा लेते हैं कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि वंशिता की ही है। पहले से ही वंशिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों का जो डेड बॉडी के आइडेंटिफाई के लिए बुलाया जाता है। जल्द ही कंफर्म हो जाता है कि यह लाश वंशिता की ही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार वंशिता की यह हालत किसने की? सवाल आसान था मगर इसका जवाब इतना पेचीदा होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं जिसके अंदर वंशिता 2 लड़कों के साथ देखी जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वंशिता के साथ में 2 लड़कों का दिखना इस केस में पुलिस के लिए पहला ब्रेक थ्रू था। पुलिस वाले सबसे पहले इन दोनों लड़कों के बारे में जानकारी निकलवाते हैं और पता चलता है कि ये दोनों लड़के अपने अपने घर से लापता है। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं वंशिता वाले केस में इन दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। बस इसी के बाद पुलिस वाले उन दोनों लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इन लड़कों का मोबाइल जो लगातार स्विच ऑफ आता है, इसलिए पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक करने में भी कामयाब नहीं हो पाते। शक होने लगता है कि यह लड़के कहीं शहर छोड़कर तो नहीं भाग गए, इसीलिए पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का सिलसिला शुरू होता है। मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर मौजूद रेलवे स्टेशनों पर जाना और वहां पर लगे हजारों कैमरों को चेक करना बड़ा ही मुश्किल काम था।
मगर फिर भी पुलिस वाले इस काम को शुरू कर देते हैं। वंशिता के साथ शुरुआती समय में ही सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों दोनों लड़कों की पहली तस्वीर विरार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कमाल की बात यह थी कि 2 घंटे के बाद ये दोनों लड़के फिर से इसी स्टेशन पर दिखाई देते हैं। वहां से ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखते हैं। अब पुलिस वाले इस लीड को फॉलो करते हुए जयपुर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ भी सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। पता चलता है कि यह लड़के जयपुर से जोधपुर और फिर वहां से अजमेर जाते हैं। आगे की जांच से लीड मिलता है कि अजमेर के बाद दोनों वैष्णो देवी गए हैं। इन सब के बीच कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस और सस्पेक्ट के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा था। पुलिस वाले जब वैष्णो देवी जाकर वहां इन दोनों लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अब यह लोग वहां से पोखरण गुजरात चले गए हैं। जब दोनों सस्पेक्ट गुजरात में एंट्री कर लेते हैं तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की भी मदद मुंबई पुलिस लेती है। अहमदाबाद पुलिस की मदद से पता चलता है कि दोनों लड़के अब पोखरण से पालनपुर नाम की जगह की तरफ चले गए हैं। यहाँ तक पहुंचते हुए 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। पुलिस वाले अब तक अहमदाबाद से अजमेर के बीच 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चुके थे। इन फुटेज में एक बात साफ थी कि इन लड़कों के पास लड़की का स्कूल बैग भी मौजूद था। जब दोनों सस्पेक्ट पालनपुर पहुंच जाते हैं तो गुजरात पुलिस लोकल इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और दोनों सस्पेक्ट की तस्वीरें देकर लगातार इन पर नजर रखने और इनसे जुड़ी एक एक जानकारी देने को कहती है। जल्दी पुलिस वालों को एक टिप भी मिल जाती है कि दोनों सस्पेक्ट में से एक को पालनपुर गांव में अपने रिश्तेदार के घर देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर उस रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जाती है मगर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही सस्पेक्ट वहां से लापता हो जाता है। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस को फिर से अपने एजेंट से जानकारी मिलती है कि दोनों सस्पेक्ट पास ही के एक लॉज में रुके हुए हैं। इस कंफर्म इनपुट के आधार पर रात 1 बजे पालनपुर के ही एक लॉज में स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम छापेमारी करती है और फाइनली इन दोनों सस्पेक्ट को वंशिता की हत्या के 1 सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दी जाती है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों ही सस्पेक्ट को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट की पहचान 21 साल के संतोष मकवाना और 21 साल के ही विशाल अबावने के तौर पर होती है। दोनों ही लड़के स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चला रहे थे। मुंबई पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। इस दौरान दोनों ही आरोपी हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक आरोपी संतोष मकवाना और वंशिता आपस में दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ दिन बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। 25 अगस्त 2022 को भी संतोष हमेशा की तरह वंशिता को मिलने के लिए बुलाता है और स्कूल के बहाने वंशिता घर से निकलती है। रास्ते में ही संतोष का दोस्त विशाल भी मिल जाता है और फिर ये तीनों विशाल के घर चले जाते हैं। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के बयान के मुताबिक संतोष और वंशिता कई घंटे एक साथ बिताते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था मगर जब वंशिता जाने लगती है तो वह संतोष से कहती है कि भविष्य में वह अब उसे नहीं मिलेगी क्योंकि वह इस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती। पुलिस को दिए बयान में संतोष द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वंशिता की मना करने की वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। यह विवाद कुछ ही मिनटों में इतना गहरा हो जाता है कि कमरे में संतोष का दोस्त विशाल भी आ जाता है। संतोष पास में खड़े अपने दोस्त को इशारा करके वंशिता पर हमला करने के लिए कहता है। संतोष का आदेश मिलते ही विशाल कई बार वंशिका के पेट पर चाकू से वार करता है। वंशिता भागने जाए और जोर से चिल्ला न पाए इसीलिए संतोष ने
उसके मुंह को बंद कर लेता है और उसे पकड़ कर रखता है। अगले ही पल संतोष विशाल के हाथ से चाकू लेकर खुद वंशिता के शरीर पर वार करने लगता है और यह हमला तब तक जारी रखता है जब तक वंशिता की सांसें नहीं थम जाती। जब वंशिता मर जाती है तो विशाल और संतोष मिलकर पहले वंशिता का स्कूल ड्रेस बदलते हैं, विशाल की शर्ट और पैंट उसे पहनाते हैं, फिर कमरे में रखे कंबल में वंशिता के शरीर को लपेटकर एक बड़े ट्रॉली बैग के अंदर रख दिया जाता है। लाश को बैग में छुपाने के बाद दोनों घर के बाहर आते हैं और पास के ऑटो रिक्शा को भाड़े पर बुलाते हैं। ऑटो में बैग रखकर वे दोनों नागर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर दोनों बैग को लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं और चलती हुई ट्रेन से उस बैग को झाड़ियों के अंदर फेंक देते हैं और फिर वसई के लिए दूसरी ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक वसई पहुंचने के बाद दोनों नई जींस और शर्ट खरीदते हैं, पास के ही सैलून में जाकर बाल कटवाते हैं और नए लुक के साथ वापस लौटते हैं। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह ये दोनों लगातार सफर करते रहते हैं। आखिरकार पुलिस की पकड़ में ये दोनों आ जाते हैं और उसके बाद पुलिस पालनपुर के एक घर में छापेमारी जिस दौरान की थी, उसी दौरान इन दोनों के पास 2 मोबाइल मिलते हैं और वंशिता का स्कूल बैग बरामद किया जाता है। इसके बाद साफ हो जाता है कि वंशिता की हत्या उसके दोस्त संतोष और दोस्त विशाल के साथ मिलकर की थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चलता है कि संतोष ने अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए विशाल को इस हत्या के लिए शामिल किया था, राजी किया था और यह सब करने के बावजूद उन्हें पुलिस को चकमा देने का भरोसा नहीं उसने दिया था। इस बात का पता वंशिता के परिवार वालों को भी चल जाता है। फिर एक दिन परिवार वाले वंशिता को संतोष से दूर रहने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, वंशिता के परिवार के कुछ सदस्य संतोष के साथ हाथापाई भी करते हैं। वंशिता के परिवार वालों द्वारा किए गई दुर्व्यवहार से संतोष का ईगो हर्ट हो जाता है और अब वह इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फैसला करता है। फिर इस प्लान में वह अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लेता है। संतोष ने वत्सिकता को किसी तरह अपनी जाल में फंसाए रखा। इस बीच विशाल के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग में भी लग जाता है। इस सब के लिए अच्छे खासे पैसों की भी जरूरत थी, इसीलिए संतोष एक दिन मौका पाकर अपने माँ का जो मंगलसूत्र होता है उसे चुरा लेता है और पास ही की ज्वेलरी शॉप पर उसे 2 लाख रुपए में बेच देता है। यह मंगलसूत्र चोरी का था, इसीलिए एक दलाल के जरिए यह डील करता है और दलाल को भी कमीशन भी देना पड़ता है उसे। बाकी पैसे में वह कुछ पैसे जो अपने दोस्त विशाल को दे देता है और जो चाकू और जरूरी सामान खरीदने के लिए उसमें खर्च करता है। आगे प्लान के मुताबिक संतोष और वंशिता को मिलने के लिए बुलाया जाता है। कुछ समय साथ बिताते हैं और फिर बहाने से झगड़ा शुरू करता है। इसी झगड़े के बीच संतोष का जो इशारा मिलते ही विशाल वंशिता पर चाकू से हमला कर देता है। आगे जो घायल वंशिता को संतोष अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देता है। संतोष ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की थी कि पुलिस से बचने में वो आसानी से कामयाब हो सके। इस सवाल का जवाब देते हुए संतोष बताता है कि वह पिछले काफी समय से लगातार क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज देख रहा था। इन्हीं चीजों को देखकर उसे क्राइम करने और फिर पुलिस से बचने का आइडिया आया था। संतोष अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए विशाल को भी इसमें शामिल होने के लिए राजी कर लेता है। इतना ही नहीं, विशाल को यकीन भी दिलाता है कि यह सब करने के बावजूद पुलिस को चकमा देने में हम लोग कामयाब रहेंगे। फिर जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो हम वापस मुंबई आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने का प्लान वो लोग बनाते हैं। मगर पुलिस की अथक मेहनत से संतोष की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उसके जुर्म का पर्दाफाश हो गया
संतोष और विशाल दोनों पर ही हत्या समेत कई संगीन धाराओं के मामले दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक यह दोनों फिलहाल जेल में ही है। इस केस में कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया। पूरी सुनवाई होने के बाद अदालत का जो भी फैसला होगा वह तो होगा ही। लेकिन अगर आप इन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।